नमस्कार। करियर मंत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको करियर से जुड़ी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना है और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं करियर काउंसलिंग की उचित मार्गदर्शन आखिरकार उससे कैसे मिलेगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो करियर काउंसलिंग आखिरकार वो होती है कि लोगों को करियर समस्याएं अगर आ रही हैं, उनका उचित समाधान जो है वो किस तरह से निकाला जाए। करियर संबंधी समस्या को सुनने समझने के बाद उस समस्या का विस्तार से हल किया जाए। छात्रों के अंदर जो छिपा हुआ स्किल है उसे पहचाना जाए, उनके प्रति प्रोत्साहित जो है वो नजरिया हो और उससे उस फील्ड में वो अच्छा करियर बना पाए। और डिटेल में हम जानेंगे। हमारे साथ भोपाल स्टूडियो से हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सागर सिंह है, एडमिशन डायरेक्टर है मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी भोपाल से। बहुत बहुत स्वागत है सागर जी आपका। नमस्ते मैम। सागर जी, करियर के काउंसलिंग के बारे में तो हमने बहुत सुना है कि किसी को कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो करियर काउंसलिंग आप कर लीजिए, करियर काउंसलर के पास चले जाइए, उनसे कुछ सलाह ले लीजिए। तो आखिरकार ये सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिरकार क्या है करियर काउंसलिंग। मैम, जैसे कि हम देखते हैं जो भी स्टूडेंट स्कूल से या कॉलेज से पास आउट होते हैं, उन सबको अपने भविष्य को लेकर काफी चिंता होती है ताकि वो सही डिसीजन ले रहे हैं या नहीं टू गो फॉरवर्ड विद देयर करियर। तो उस बेस पे करियर काउंसलिंग बहुत काम आती है, जहाँ की हम बच्चों का स्वॉट एनालिसिस करते हैं। जो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, जो उनकी वीकनेसेस हैं, जो उनकी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो थ्रेट्स हैं, और उनके जो इंटरेस्ट होते हैं, जो उनकी स्किल्स होती है, उसके बेसिस पे हम उन्हें सही जानकारी दे सकें और सही मार्गदर्शन दे सकें कि वो आगे जाके किस कोर्स में या किस फैकल्टी में या किस डिपार्टमेंट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और इस हिसाब से अपने कोर्सेज चुनें। बिल्कुल। तो कई जो कोर्सेस हैं चुनने के लिए भी हम कह सकते हैं कि कैरियर काउंसलर की जो मदद है वो ली जाती है। लेकिन सागर जी, ये आपसे समझना चाहेंगे कि काउंसलिंग सेशन में कौन कौन से ऐसे खास सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा आप जो है वो फेस करते हैं बच्चों के लिए, करियर के लिए। मैम, सबसे ज्यादा परेशानी जो मैंने आजकल देखी है बच्चों में, वो बच्चों में एक्सेप्टेंस नहीं है। बेसिकली बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं कि मैं किस फील्ड में काम करूं। अब वो एक ब्रॉड फील्ड तो बहुत आसानी से चुन लेते हैं, जैसे कि मेडिकल हो गया या इंजीनियरिंग हो गई, बट इसमें किस डिपार्टमेंट में उन्हें काम करना है उसमें उन्हें आइडिया नहीं होता। आज की डेट में वैसे भी कई सारे नए डिपार्टमेंट्स और कई सारी फील्ड्स ओपन हो गई हैं। अगर मैं बात करूं मेडिकल की ही, तो मेडिकल में सिर्फ डॉक्टर ही एक चीज नहीं हो गई। इसके अलावा पैरामेडिकल भी बहुत बड़े कोर्सेज हैं, जिसमें कि फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं। तो इन लोगों की जानकारी बच्चों को दी जानी चाहिए ताकि उन्हें पूरा ज्ञात रहे कि वो किस तरीके से काम आगे कर सकते हैं। जी। सबसे ज्यादा अगर फेस करने की प्रॉब्लम आती है तो वो 10th के स्टूडेंट जो है वो सागर जी समझ में आता है कि वो ज्यादा फेस करते होंगे। कई बार होता है कि दूसरे फ्रेंड्स ने अगर कोई सब्जेक्ट ले लिया तो उसकी राह पर पकड़ने के लिए वो ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। दूसरी तरफ कई बार पेरेंट्स जो है वो प्रेशर बनाते हैं बच्चों को कि नहीं, आपको यही सब्जेक्ट लेना है। लेकिन बच्चे उस समय बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों सब्जेक्ट में माहिर है लेकिन फिर भी कंफ्यूजन आखिरकार क्रिएट होती है। तब किस तरह आप फेस करते हैं सारी चीजें? देखिए मैम, हम तो बच्चों को सबसे पहले यही एडवाइस करते हैं कि आप पहले अपनी स्ट्रेंथ्स जानिए। आप अपना लाइन ऑफ इंटरेस्ट चुनिए, किसी के कहने पे कोई कोर्स ना लें। अगर आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स आपका अच्छा ही चाहते हैं, वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आप इंजीनियरिंग कर लीजिए, बट लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट ही मैथ्स में नहीं है या फिजिक्स में नहीं है, तो ऑब्वियसली आप उस चीज में ज्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। तो पहले तो अपना विजन क्लियर कीजिए कि आपको इंटरेस्ट किस चीज में, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, और आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। कई बार बच्चे कई अलग कारणों से भी कुछ कोर्सेज नहीं कर पाते। कई बच्चों को फीस तक की प्रॉब्लम होती है, कई लोग फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं होते, तो उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो हम बच्चों को पूरी तरीके से यही समझाते हैं कि आप अपने मन में क्लियर कीजिए सबसे पहले आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आपका इंटरेस्ट क्लियर है तो उसके बाद बहुत सारी नई फील्ड्स ऐसी हैं जहां आप एग्जैक्टली वही काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो एग्जैक्टली क्या कुछ करना है वो सजेशन जो है वो आपको मिल जाता है। लेकिन आपकी अगर हम बात करें, कॉलेज की बात करें, तो किस तरह से जानकारी दी जाती है, किस तरह से डिसीजन जो है वो दिया जाएगा? क्योंकि अलग अलग बच्चे, अलग अलग समस्याएं और अलग अलग सब्जेक्ट, तो फिर ऐसे में कितनी चुनौतियां रहती हैं सामने? मैम, हमारी यूनिवर्सिटी की बात करें तो हम अपनी यूनिवर्सिटी में बच्चों के लिए एक तो हमने अलग से करियर गाइडेंस सेल बना रखा है, जहां हम सारे स्टूडेंट्स को अलग से काउंसिल करते हैं बिफोर दे टेक एडमिशन और इवन आफ्टर दे टेक एडमिशन। एडमिशन के बाद भी बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए करियर गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है। तो हम बच्चों को उनकी वही स्ट्रेंथ बताते हैं, उनका जो करिकुलम रहता है वो कैसी पढ़ाई कर रहे हैं, उनका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा रहा है,
उसके बेसिस पे जो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके पास होती है वो हम बताते हैं। इसके अलावा कई कार्यशालाएं हमारे यहाँ आयोजित की जाती हैं, कई स्पेशल सेशंस आयोजित किए जाते हैं, बच्चों को इंडस्ट्रियल विजिट्स करवाए जाते हैं ताकि वो बच्चे जाके इंडस्ट्री में खुद देखें कि किस तरह से काम होता है, और अगर उन्हें एक्चुअल पिक्चर मिले उस इंडस्ट्री की कि वहां काम होता क्या है और किस तरीके से होता है। क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन चीजों में, उन्होंने सिर्फ सुना होता है कि इंजीनियरिंग में ये काम होता है, बट एग्जैक्टली क्लियर नहीं होता है किस तरीके से काम किया जाता है। और फिर वो बच्चे चूज कर लेते हैं इंजीनियरिंग, जब वो एक्चुअली इंडस्ट्री में जाते हैं तो फिर वो थोड़ा सा भटक जाते हैं या थोड़े से डिसहार्टेंड हो जाते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। इसके लिए उन्हें इंडस्ट्रियल विजिट भी करवाई जाती है और कई सारे सेशंस होते हैं। बिल्कुल, तो इंडस्ट्री विजिट करवाने के लिए क्या फैसिलिटीज होती हैं, किस तरह से? क्योंकि एक बच्चा जब इंजीनियरिंग करने के लिए जा रहा है तो उसके दिमाग में पहले से सारी चीजें फोकस है कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, मुझे आईआईटी जेईई क्रैक करना है, इसके बाद मुझे आगे जाना है। तो शुरुआत तो उसका फोकस है कि मुझे यही करना है। तो इंडस्ट्री विजिट करवाने के लिए आप लोग किस तरह से उनको प्रोवाइड करते हैं, अवसर किस तरह से जो है वो छात्रों को दिया जाता है? मैम, यूनिवर्सिटी के कई सारे हमारे यहाँ प्लेसमेंट के कंपनीज आती हैं। अब वो प्लेसमेंट कंपनी से ही हम टाई अप करके बच्चों को विजिट्स करवाते हैं। इसमें हमें दो फायदे मिलते हैं, एक तो बच्चों को क्लियर हो जाता है कि काम किस तरीके से होता है, और इनफैक्ट उन कंपनीज को भी समझ में आता है कि हमें किस तरह के बच्चे मिलने वाले हैं, वो बच्चे क्लियर हैं कि नहीं अपनी चीजों में। तो उस हिसाब से हम उनको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें उनको डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में भेजते हैं, उनकी इंडस्ट्रियल विजिट के साथ उनकी ट्रेनिंग भी करवाते हैं। एक एक हफ्ते की ही ट्रेनिंग क्यों ना हो, बट उन्हें एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से उन्हें आगे जाके काम करना पड़ेगा, जो फील्ड उन्होंने चूज करी है उसमें। जी, तो सागर जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि कभी ऐसा भी हुआ है कि कुछ बच्चों ने 10th में तो मैथ साइंस ले लिया है, 12th तक उन्होंने बकायदा पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद उन्हें लगा कि नहीं, अब ये नहीं हो रहा है, 12th के बाद हमें चेंज करना है, अब हमें दूसरा सब्जेक्ट जो है वो लेना है, अब हमें सीए ही करना है या फिर हमें नीट ही करना है। तो इसके लिए फिर किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करते हैं, किस तरह से समझाते हैं, क्या कुछ होना चाहिए फिर? मैम देखिए, इसमें एक तो बच्चों को कई बार गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। गलत इन्फॉर्मेशन नहीं, बेसिकली उन्हें इन्फॉर्मेशन कम मिलती है, इसलिए कई बार बच्चे गलत कोर्सेज चूज कर लेते हैं। जैसे कि 10th के बाद अगर बच्चे ने मैथ साइंस ले लिया है तो उन्हें लगता है कि 10th 11th 12th तक तो हम मैथ साइंस कर लेंगे, बट जरूरी नहीं कि वो इंजीनियरिंग में भी उतना अच्छा कर पाए जितना अच्छा उन्होंने 11th 12th में किया है। तो इसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। यही मेन काम है करियर काउंसलिंग का, कि अगर बच्चा अपनी चीज में नहीं कर पा रहा तो उसको और ऑप्शंस दिए जाए कि और किन चीजों में अच्छा वो कर सकता है। अब नॉट नेसेसरीली अगर उसने मैथ साइंस लिया तो वो इंजीनियरिंग ही करेगा। अब जैसे कि डेटा एनालिटिक एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आज की डेट में बच्चों को, करियर अपॉर्चुनिटी, जहां पे मैथ साइंस का बच्चा एक बहुत अच्छे से इन्फॉर्म कर सकता है। उनके आज की डेट में दुनिया में बहुत ज्यादा डिमांड है। आप जैसे जानते हैं कि डेटा इज द न्यू गोल्ड, तो सबको डेटा एनालिटिक्स की जरूरत होती है, सारी कंपनीज उसी पे रन करती हैं। तो इसी तरीके से हम उन्हें इन्फॉर्म कर देते हैं कि आप इस तरीके से, इफ नॉट इंजीनियरिंग तो आप और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनमें आप जा सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं और बहुत सारे करियर के विकल्प भी होते हैं। अगर आपके पास जब स्टूडेंट पहुंचते हैं तो किस तरह से आप उन्हें तैयार करते हैं, किस तरह की, कई बार डिप्रेशन में भी स्टूडेंट होते हैं, उन बच्चों को संभालना और उन बच्चों को कुछ जानकारी देना, किस तरह से मोटिवेशन होता है उनका? मैम, ये देखा है मैंने कई बार कि स्टूडेंट्स को डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन नहीं, वो थोड़ा से अपने भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं। तो उन्हें हम यही समझाते हैं कि चिंता की कोई चीज नहीं है, अभी भी कोई बहुत लेट नहीं हुए हैं, वो आज भी अपनी चीजें चेंज करके दे कैन डू वेल इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। तो उन्हें हम, एक तो पहली बात तो हमारे जो साइकोलॉजिकल काउंसलर्स भी होते हैं, साइकोलॉजी इज अगेन अ वेरी बिग पार्ट ऑफ करियर काउंसलिंग, उनसे मिलवाते हैं, वो उन्हें काउंसिल करते हैं, उन्हें बताते हैं कि क्या क्या विकल्प हैं आपके पास। इसके बाद भी हो सकता है आपने जो फील्ड चूज करी है इससे अच्छा आप दूसरी फील्ड में कर जाए, जो कि आपको इससे पहले आइडिया नहीं था कि ये फील्ड अवेलेबल है। तो प्रॉपर हम उन्हें गाइडेंस करवा के उन्हें मोटिवेट करते हैं कि वो फील्ड चेंज कर लें, और अगर नहीं करना चाह रहे तो अपने में ही थोड़ी और मेहनत दें, थोड़ा और वक्त दें, और डेफिनेटली उन्हें सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल, तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। थोड़ा सा टाइम जो है वो स्टूडेंट को भी देना होगा, समझना होगा, और उसके आधार पर जो है वो निर्णय होते हैं। लेकिन अब आपसे ये भी समझना चाहेंगे सागर जी, कुछ स्टूडेंट की अगर हम मनोदशा के बारे में समझे तो कुछ करना चाहते हैं, एक फील्ड उन्होंने चूज की, फिर दूसरी बार उन्होंने वो स्किप कर दिया, आगे दूसरा चूज कर लिया, फिर तीसरा स्किप जो है वो चूज कर लिया। इस तरह से उनकी बार बार जो है वो टेंडेंसी बदलती रहती है। इस बदलती हुई मनोदशा को किस तरह से जो है कैरियर काउंसलर समझता है, और फिर उनको एक सही ट्रैक पर लाना, किस तरह से बच्चों का ये जो निर्णय उन्होंने लिया वो सही हो रहा है कि नहीं, वो कैसे होता है? मैम, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि स्वॉट एनालिसिस बहुत जरूरी है इन चीजों का। ये बच्चे जो बार बार फील्ड चेंज करते हैं, उनकी मेन प्रॉब्लम ही ये है कि उन्हें ये नहीं मालूम होता कि उनकी स्ट्रेंथ्स कहाँ हैं, उनका मेन स्किल क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है। इस कारण से वो कोई एक करियर पाथ चूज कर लेते हैं, देन उसके बाद उन्हें प्रॉब्लम जाती है तो फिर वो स्विच कर लेते हैं।
तो हम सबसे पहले बच्चे को स्वैट एनालिसिस ही करते हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट समझिए। एक बार अगर बच्चे के लिए ये क्लियर हो जाता है कि उसकी अपॉर्चुनिटीज, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेसेस क्या है, तो ये उसके लिए बहुत आसान हो जाता है करियर चूज करना, और उसके बाद वो उसमें डेफिनेटली ग्रोथ भी करता है। बिल्कुल, तो एक बार स्ट्रेंथ को समझना होगा। स्ट्रेंथ को समझाने के लिए कैरियर काउंसलर जो है वो मदद करता है, और इसके आधार पर बच्चों को की जो बार बार भटकाव हो रहा है, मनोदशा जो बार बार बदल रही है, वो ठीक से अपने सही ट्रैक पर आ जाए, ये खास ध्यान रखना होता है। ये अब आपसे समझना चाहेंगे, कोई ऐसा वाक्य आपको याद है, कोई ऐसा स्टूडेंट आपको याद हो जो करियर से जुड़ी कोई ऐसी विशेष समस्या का सामना जिसने करवाया हो और आपने फिर उसको सही ट्रैक पर लाया हो? क्या कुछ हुआ था, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? एक हॉस्पिटैलिटी का मुझे याद है मैम, हमारे यहाँ होटल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, काफी बच्चे इसमें इंटरेस्टेड भी होते हैं। तो एक बच्चा था जो बहुत एडमेंट था कि मुझे होटल मैनेजमेंट ही करना है। तो हमने उसे पूरा सपोर्ट किया, उसने होटल मैनेजमेंट किया, सारी चीजें करी। आफ्टर दैट ही वेंट फॉर द जॉब, तो उसे रियलाइज हुआ कि होटल मैनेजमेंट इज अ वेरी टायरिंग जॉब। आपको दिन में 10-10, 12-12 घंटे की आपकी जॉब होती है, तो वो उस चीज से कोप अप नहीं कर पाया। रेदर देन फिर आप एक होटल के अंदर ही बंद रहते हैं, मतलब होटल के अंदर ही सीमित रहते हैं, आपका एक लिमिटेड स्टाफ होता है, बहुत ज्यादा मोनोटोनस होती है जॉब वो कहीं तक। तो फिर उसको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि अब मैं कैसे चूज करूं अपना करियर। तो फिर हमने उसे सजेस्ट किया कि हॉस्पिटैलिटी नॉट ओनली मींस होटल, होटल के अलावा भी कई सारे विकल्प हैं हॉस्पिटैलिटी में, जैसे कि एयरलाइंस है जिसमें कि आप फ्लाइंग स्टीवर्ड बन सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी जॉब होती है। रिटेल सेक्टर्स होते हैं जहां आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। तो इस तरीके से हमने उसे गाइड किया, और अब फिर उसके बाद ही ज्वाइंड इन एयरलाइंस। उसने इंडियन एयरलाइंस ज्वाइन करी है, राइट नाउ ही इज अ सीनियर स्टीवर्ड। तो वो काफी खुश है अपनी जॉब से, उनको रोज नई जगह जाने मिलता है, नए लोगों से मिलने मिलता है। उनकी जो मेन प्रॉब्लम थी कि मुझे मोनोटनी हो रही है, मैं एक ही जैसा काम रोज कर रहा हूँ, जी, तो वो अब उनकी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। बिल्कुल। सागर जी, हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं रायपुर से, दक्ष जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है दक्ष जी आपका। सवाल पूछिए, आपको क्या जानना है? मैम, मेरा सवाल ये था कि मैं अभी ग्राफिक डिजाइनिंग का मेरा पढ़ाई चल रहा है, लेकिन अभी हाल ही में जो एआई सॉफ्टवेयर जो रहते हैं, तो इस चीज से मेरे को डर लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर पे ये एआई कहीं मतलब बाकी ये ग्राफिक डिजाइनिंग का कहीं काम वाम इसमें ठप तो ना हो जाएगा ना, मतलब कैसे बताऊं मैं। जी जी, सागर जी आप समझ रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं हमारे कॉलर? अब जैसा कि उन्होंने बताया, वो ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, और उन्हें अभी यही डर है कि आगे जाके एआई की वजह से, देखिए एआई कुड बी ए टूल। मैं फिर से आपको वही चीज बता रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि एआई की वजह से ह्यूमन जॉब्स पे फर्क पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कहता हूँ वो और आसान हो जाएंगे। बट एक जो ह्यूमन टच होता है किसी भी चीज में, आप अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, आप आज एडिटिंग करते हैं, आप आज वीडियो एडिट करते हैं, तो उसमें एक ह्यूमन टच होता है जो आप अपने क्लाइंट के लिए या अपनी कंपनी के लिए वो पर्टिकुलर पॉइंट दे सकते हैं। तो वो जो टच है वो कभी नहीं जाएगा, वो ह्यूमन टच जरूरी है, और वो चीज एआई में कभी नहीं आ सकती। वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी अच्छा काम करने में एआई, बट आप इस चीज की बिल्कुल चिंता ना करें कि आप आज ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं तो एआई की वजह से हो सकता है कल आपको जॉब में प्रॉब्लम हो। ग्राफिक डिजाइनिंग इज अगेन बहुत ही कम लोग इस पे ध्यान देते हैं। अब आजकल लोगों को समझ में आ गई है, लोगों को पता पड़ गया ये भी एक अपने आप में बहुत अच्छा करियर है। एंड ऑल द बेस्ट टू यू, और आप बिल्कुल परेशान ना हो इस चीज से, इट विल हेल्प यू इन द फ्यूचर। बिल्कुल, तो ये हेल्प आपको करेगा फ्यूचर में, इसके लिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सागर जी कह रहे हैं। सागर जी, अब ये सवाल कि कई बार इंटरेस्ट के चलते कई लोग कुछ ऐसा जॉब जो है वो अपना करियर चूज कर लेते हैं, लेकिन आगे जाकर उन्हें लगता है कि या तो वो सैलरी उनकी कम है, या फिर आर्थिक रूप से वो कमजोर हो रहे हैं, दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं, तो इंटरेस्ट जो है वो अब दूसरी तरफ बिल्डअप होने लगा है। उस कंडीशन में क्या उन्हें अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए? किस तरह से बदलाव जो है वो करना चाहिए? क्या कुछ होना चाहिए उन स्टूडेंट के लिए, या जो लोग ऐसा सोचते हैं? मैम, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये लगता है कि आपकी सैलरी कम है, या आप किसी अपने फ्रेंड को देख के उसकी इंडस्ट्री में देख के जाना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। इनिशियली थोड़ा स्ट्रगल सभी को करना पड़ता है, लेकिन अगर आप किसी भी कंपनी में या किसी भी जगह पे आप 2 से 3 साल 4 साल देते हैं अच्छे से, तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली होती है। इस चीज को बिल्कुल ना सोचें कि आज अगर आपने अपनी पसंद से करियर चूज किया है, आपको काम करने में मजा आ रहा है, आप वहां काम से सेटिस्फाइड हैं, मे भी शायद सैलरी आपकी कम हो, तो आप सिर्फ सैलरी के रीजन से कोई दूसरी इंडस्ट्री ऐसी ना ज्वाइन कर ले जहां आपको काम करने में ही मजा ना आए। अगर आप काम को काम की तरह देखेंगे हमेशा, और आप उसका प्रेशर करके काम करेंगे, तो शायद आपको ज्यादा पैसा मिल जाए, बट आप सेटिस्फाइड कभी नहीं होंगे। तो अगर आपने चूज किया है अपने मन से, और अगर आप काम करने में सेटिस्फाइड हैं, तो होल्ड ऑन टू इट, थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा वक्त सबको लगता है,
और आगे जाके डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। बिल्कुल, तो ये एक अच्छी बात जो है वो सागर जी ने की, क्योंकि कई बार होता है कि सैलरी कम हो, इस वजह से लोगों की ये जो मानसिक स्थिति है वो ये होने लग जाती है कि नहीं, अब मुझे कुछ और फील्ड जो है वो चूज कर लेना चाहिए। लेकिन आपको 4 से 5 साल का समय जो है वो देना चाहिए किसी भी इंडस्ट्री के लिए। हो सकता है इसके बाद आपकी जो संभावनाएं हैं उसके द्वार खुल जाए। तो क्या सागर जी ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि आपके कॉलेज या फिर संस्थान की बात करें तो करियर काउंसलिंग के कोई और अन्य विकल्प हैं, किस तरह से आप गाइड करते हैं? मैम मैंने बताया जैसे कि आपको कि हम लोग कई सारे हमारे कई सारे सेमिनार्स होते हैं, हम कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं जहाँ की हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो हैं आज की डेट में, जो इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम हैं, उन्हें हम अपने कॉलेज में बुलाते हैं और उन्हें बच्चों से इंटरेक्ट करवाते हैं। वो बच्चों को ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाते हैं कि उस पर्टिकुलर फील्ड में एट दिस टाइम क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से काम होता है। तो वो बच्चे काफी अच्छे से समझ जाते हैं, उन्हें काफी ईजी रहता है। अलग अलग इंडस्ट्री के हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, पैरामेडिकल डिपार्टमेंट के हैं, हॉस्पिटैलिटी, एमबीए, इन सभी के जो भी बड़े नाम होते हैं, इन सबको कॉलेज में बुला के इनका एक 1-to-1 सेशन भी करवाया जाता है स्टूडेंट से, कि स्टूडेंट को अगर कोई कंफ्यूजन है उसके करियर को लेके या उसको कोर्स को लेके, तो आज जो इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं लोग, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो काफी सालों से वहां हैं, वो उन्हें क्लियर गाइड कर दें कि किस तरीके से आगे उन्हें अप्रोच करना चाहिए। बिल्कुल, तो किस तरह से अप्रोच करना चाहिए ये आप जो है गाइड किया जाता है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, जयपुर से हमारे साथ पंकज जी जुड़ गए हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछिए, क्या जानना है आपको? जी नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि 12th के बाद ऐसा कौन सा कोई कोर्स करें, क्या करें सर कि जिससे जॉब प्लेसमेंट आसानी से हो जाए? जी। ओके, मैं तो सबसे पहले ये जानना चाहूंगा आपने 12th में क्या सब्जेक्ट लिए हुए हैं, आपकी क्या लास्ट एलिजिबिलिटी क्या थी आपकी एजुकेशन में? तो मैं सर कॉमर्स से था सर। अच्छा ठीक है, आप कॉमर्स से हैं। देखिए कॉमर्स एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, जैसे कि हम फाइनेंस बोलते हैं तो वो एक बहुत ही वास्ट फील्ड है। आप इसमें बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे कि बीबीए हो गया, तो बीबीए इज बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा आप बीकॉम करके आगे सीए की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और देन अगेन इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप स्टॉक मार्केट्स का काम कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट्स के भी आजकल बहुत सारे कोर्सेज चल गए हैं, जहां पे आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हैं कंपनी में। आप उनको जैसे बीबीए का मैंने आपको बताया, बीबीए करने के बाद अगर आप एमबीए करते हैं तो देन अगेन वो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें आपको 100% जॉब का वो रहता है। बिल्कुल, तो बीबीए आप कर सकते हैं, उसके बाद आप एमबीए कर सकते हैं, उसमें भी अपॉर्चुनिटी जो है वो करियर के बहुत सारे विकल्प है। अब ये आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि अगर स्टूडेंट की बात करें तो कई बार एक कॉलेज में कुछ अच्छा है तो किसी कॉलेज में टीचर्स अच्छे हैं, तो किसी में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बहुत चुनौतियां कई बार बच्चे फेस करते हैं। तो उस कंडीशन में छात्रों को कॉलेज तलाशने में किस तरह की चुनौतियां होंगी, कैसे आप समझाएंगे उन्हें? देखिए स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम होती है इन चीजों में, बट स्टूडेंट्स को अगेन सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उनके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज में सबसे अच्छी चीज उनको क्या मिल सकती है, सबसे अच्छा कॉलेज क्या मिल सकता है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो शायद फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग ना हो कि वो एक बहुत अच्छा कॉलेज जहाँ बहुत अच्छे टीचर्स हो, जहाँ बहुत अच्छा इंफ्रा हो, वो अफोर्ड कर सके। तो उसके बदले में भी वो ये देख लें कि कौन सा ऐसे कॉलेज हैं उनके क्षेत्र में जो उनकी लाइन ऑफ इंटरेस्ट की पढ़ाई करवा रहे हैं, जिनमें वो करियर बनाना चाहते हैं। उनकी फीस के बारे में मेन पता करें, उनके करियर के बारे में, उनका जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है उसके बारे में जरूर पता करें कि वहां पे आपके प्लेसमेंट्स होते हैं या नहीं होते हैं। होते हैं तो वहां का एवरेज पैकेज क्या है, उन लोगों की इंडस्ट्रियल टाइप्स क्या है जो आपको पढ़ाई के बीच में इंडस्ट्री से रूबरू करवाएंगे, जो आपको बताएंगे कि इंडस्ट्री में किस तरीके से काम होता है, ताकि आप आगे जाके अच्छे से कोर्सेज चूज कर सकें। तो आपकी जो लिमिटेशंस है, आपकी जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उसके हिसाब से सबसे अच्छा कॉलेज चूज करें, बट उसमें करियर के बारे में जरूर देखें कि आपका ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कितना स्ट्रांग है उनका। जी, तो कितना स्ट्रांग है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है वो चूज करना होता है कॉलेज। सागर जी, अब आपसे ये समझना चाहेंगे कि हमारे देश की एक बड़ी अच्छी सी परंपरा कह लें या फिर कुछ भी कह लें, सलाह देने की परंपरा सभी की है। राह चलता व्यक्ति भी कई बार सलाह दे देता है। तो ऐसी कंडीशन में जब हर जगह पग पग पर सलाह देने वाले सलाहकार बैठे हैं, तो इस कंडीशन में करियर काउंसलिंग में लोगों की सोच आएगी कि हम क्यों जाए करियर काउंसलर के पास, हम तो कहीं से भी सलाह ले सकते हैं। उस कंडीशन में कितनी चुनौतियां फेस करते हैं, किस तरह से करियर काउंसलिंग जो है वो जरूरी होती है भविष्य के लिए, स्टूडेंट के लिए? देखिए मैम, सलाह तो सभी देते हैं, बट करियर काउंसलर इज अ प्रोफेशनल जो ये काम करते हैं, वो बहुत सारे
वो बहुत सारी चीजों को एनालाइज करते हैं। इट इज नॉट ओनली कि आपसे बात करके आपको सलाह देना, वो आपके वीकनेसेस, आपकी स्ट्रेंथ्स एनालाइज करते हैं। आपकी हो सकता है कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, उसको डिस्कस करके उसे एनालाइज करके वो आपको सजेस्ट करते हैं कि ये चीज आपके लिए सबसे बेहतर हो सकती है, ये कॉलेज या ये जॉब आपके लिए सबसे बेहतर हो सकता है। अब आज की डेट में जो करियर काउंसलर्स हैं वो अपडेटेड रहते हैं कि जो जो नई फील्ड्स आई हैं। अब आज के हम देखते ही हैं कि कितनी सारी नई इंडस्ट्रीज, कितने सारे नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुके हैं। तो नॉट नेसेसरीली सबको ये जानकारी हो, क्योंकि करियर काउंसलर दिन रात ये काम करते हैं, दे आर प्रोफेशनल। तो वो आपको नए जो अपडेटेड कोर्सेज हैं या नए अपडेटेड जो फील्ड्स हैं जॉब करने की, उससे रूबरू करवा सकते हैं, जो कि शायद आपको कोई एक नॉर्मल इंसान जो सलाह देते हैं वो ना करवा पाए। तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी प्रोफेशनल करियर काउंसलर से बात करनी। बिल्कुल, तो ठीक आपने कहा, प्रोफेशनल काउंसलर से बात करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अपडेट आपको जानकारियां मिल जाएंगी, इजी आपके लिए हो जाएगा। टेक्नोलॉजी जो है वो नई नई जो है वो कौन कौन सी आ रही है वो भी आपको जानकारी इजीली मिल जाएगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, रायपुर से पुरुषोत्तम जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पूछिए, क्या जानना है आपको? जी सर, मैं पुरुषोत्तम साहू बोल रहा हूँ और इसी साल मैंने 12वीं पास किया है कॉमर्स से। और मुझे इंटरेस्ट बहुत है कि मैं कोडिंग थोड़ा बहुत उसमें इंटरेस्ट रखता हूँ। तो कोई अच्छा सा वो बता सकते हैं कि कौन सा कोर्स कर सकता हूँ मैं? देखिए, जैसा आपने बताया कि आप कॉमर्स फील्ड से हैं बट आपको शौक कोडिंग का है, तो अगर हम टेक्निकली बात करें तो कोडिंग के लिए यू नीड मैथ्स एंड साइंस। आप अगर किसी कोडिंग वाले कोर्स में, लेकिन हाँ कई सारे फ्रीलांसिंग कोडिंग कोर्सेज हो गए हैं। अब जैसे कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ही आ गई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इनेबल करती है आपको कि आप 12th के बाद भी अपना करियर चेंज करें। अभी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेड नहीं है, बट देन अगेन आपको आगे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस चीज की कि आप प्रॉपर कोडिंग की पढ़ाई करके कर लें। बट तब तक मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक फ्रीलांसिंग कोर्स कर सकते हैं, जो कि कई जगहों पे होता है। व्हाइट हैट करके भी एक कंपनी है जो कि ये कोर्सेज करवाती है, तो आप वहां से सीख के इसमें आगे बढ़ सकते हैं। बट एक बार ये आप सोच लें, क्योंकि देखिए आपने अगर कॉमर्स लिया था 10th के बाद तो किसी कारण से ही लिया होगा, कुछ सोच के ही लिया होगा। तो क्या आप इस चीज के लिए रेडी हैं? बिकॉज आगे जाके आपको मैथ्स और साइंस की ही जरूरत पड़ेगी इस चीज में, कोडिंग में भी। जी, तो खास तौर से ये कोडिंग के लिए भी जो है वो बताया है कि उन्होंने किस तरह से आपको आगे जाकर इसकी ज़रूरत जो है वो जो नीड है वो हो सकती है। ये भी सागर जी आपसे समझना चाहेंगे, जब एक स्टूडेंट पहुंचता है आपके पास तो बहुत सारी मनोदशाएं होती हैं, कई बार वो बहुत सारे विकल्प लेकर भी आपके पास पहुंचता है। तो ऐसी स्थिति में सलाह देने से पहले उनकी जो स्थितियाँ हैं वो आप किस तरह से जज करते हैं? मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्टूडेंट की सारी प्रॉब्लम्स, पहले तो सबसे पहले सारी प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया जाए कि उनकी पर्सनल लाइफ में, उनकी फैमिली लाइफ में क्या परेशानी है, उसके एजुकेशन, लास्ट जो एजुकेशन रही है उसमें वो कितने अच्छे रहे हैं, ये सारी चीजें एनालाइज करनी पड़ती है। फिर उनकी स्ट्रेंथ्स एनालाइज करनी पड़ती हैं कि वो किन किन चीजों में अच्छे होते हैं, अच्छे हैं, किन किन चीजों में उनका इंटरेस्ट है, उनकी रुचि किन चीजों में है। फिर उन चीजों को एनालाइज करने के बाद हम उन्हें एक रास्ता बताते हैं कि आप इस तरीके से इस कोर्स को अप्रोच कीजिए, या ये आपके पास ऑप्शंस है, ये 4 ऑप्शंस है, इन 4 में से आप जो भी ऑप्शन चूज करना चाहें, आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें ये 4 ऑप्शन में से आप जो चूज करना चाहें वो चूज कर सकते हैं, और फिर आप उसको लेके आगे बढ़ें। तो बिल्कुल अंत में चलते चलते आप कोई मैसेज ऐसा देना चाहेंगे? कई बार सफलता बार बार नहीं मिल पाती है, रिज्यूम कई बार लोगों ने दे दिया है, उसके बाद भी वो बार बार फेस कर रहे हैं असफलता, तो ऐसी कंडीशन में किस तरह से उबरना होगा, वो लोगों को किस तरह से समझाएंगे आप? देखिए, चिंता करने वाली कोई चीज नहीं है इसमें। आपका काम है परिश्रम करना, आप अपनी कोशिश करते रहें। जरूरी नहीं है कि सबको कॉलेज से निकलते ही जॉब मिल जाए, और अगर जॉब मिल भी जाए तो जरूरी नहीं कि सब लोग उस चीज में 100% सेटिस्फाइड हो। तो अगर इफ बाय लक अभी आपका जॉब प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। और इसके अलावा आप अगर अभी खाली टाइम है आपके पास तो इसको खाली ना छोड़ें, कोई ना कोई स्किल डेवलप करें। छोटे छोटे स्किल के कोर्सेज होते हैं, छोटे छोटे क्लासेस होती हैं, इनकी 6-6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं जो आपकी वैल्यू में ऐड करेंगे, जो आपके रिज्यूम में ऐड करेंगे। तो खाली बिल्कुल ना बैठे। अगर आप आज की डेट में जॉब नहीं कर रहे हैं तो कोई छोटे कोर्सेज ऐसे करते रहें साथ में, जो आपके रिज्यूमे में ऐड होते जाएं, और कल को आपकी स्किल बढ़ेगी तो डेफिनेटली आपको और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल, तो मिलेंगी। खाली नहीं बैठना है, आपको कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना है और अपने एड ऑन जो है वो रिज्यूम में करते रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया सागर जी, इतनी अच्छी बातचीत करने के लिए, दर्शकों का समाधान करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। तो सागर जी से हम बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि करियर काउंसलिंग की जरूरत जो आखिरकार क्यों होती है, नई टेक्नोलॉजी है, नई एडवांस चीजें अगर आपको जानना है, नई इंडस्ट्रीज में ग्रोथ किस तरह से हो रही है, उन सब के बारे में अगर आपको जानना है, सफलता आपको लेनी है, तो कहीं ना कहीं करियर काउंसलर आपको किस तरह से मदद कर
कर सकता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।